उसके बाद हम मीथर डैशबोर्ड को नेक्स्ट ट्रेनिंग में समझेंगे, क्योंकि उससे पहले ट्रेनिंग में ऑलरेडी हमने समझा है, रोशनी मुबारक जी ने भी वो ट्रेनिंग को लिया था। तो जो ट्यूसडे वाली ट्रेनिंग है उसको हम एक बार दोबारा से समझेंगे, ताकि जो नए लोग हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं उनको बात में मीथर डैशबोर्ड के बारे में क्लैरिटी हो। मोस्ट ऑफ द पीपल अपने मीथर डैशबोर्ड को ओपन करके भी नहीं देखते कि कौन सी इनकम कहाँ पे दिख रही है, उसका क्या है। हम उन चीजों के बेसिक्स को समझेंगे बट इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। उसके बाद हम समझेंगे यूएसपी ऑफ मीथर एक्सरसाइज, मेन एलिमेंट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम, क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम थोड़ा बहुत यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। तो आज बेसिकली हम फर्स्ट पार्ट को इसको कवर करेंगे, और सब्सिक्वेंट मंथ के अंदर जो हम इस मंथ को लेके चलेंगे उसके अंदर हम इन सारी चीजों के ऊपर बातचीत करते हुए चलेंगे, बिल्ड ऑन करते हुए चलेंगे, बिकॉज ये वो चीजें हैं जो हमारे बिजनेस को राइज पर लेके जाते हैं। और उसके साथ जरूरत अनुसार हम आपको कुछ अगर स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उन स्पेशल ट्रेनिंग्स को भी मंथ के अंदर कंडक्ट करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, बेसिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बिल्ड करने के बेसिक्स क्या है? 4 बेसिक स्किल्स है माय डियर फ्रेंड इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अब स्किल्स क्या होती है? स्किल्स लर्नेबल होती है, स्किल्स को सीखा जा सकता है। पैसा कमाना एक स्किल है, बिजनेस को बिल्ड करना एक स्किल है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि चीजें सिंपल होती है, इजी नहीं होती। तो बिजनेस को बिल्ड करना सिंपल है, इजी नहीं है। पैसा कमाना सिंपल है, इजी नहीं है। अब सिंपल और इजी में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल का मतलब होता है सरल, और इजी का मतलब होता है आसान। आसान वो चीज होती है जिसको हर एक व्यक्ति कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बटन दबा के लाइट ऑन करना आसान है, हर एक व्यक्ति कर सकता है। मगर सरल क्या है? सरल वो है जो किसी के भी द्वारा किया जा सकता है, मगर उसको करने के लिए आपके एफर्ट्स लगते हैं, आपकी एनर्जी लगती है। उदाहरण के तौर पर फिट रहना सरल है, आसान नहीं है। फिट रहने के लिए आपको डेली बेसिस पे 1 घंटे का वर्कआउट करना है और केवल हेल्दी खाना खाना है। मगर बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो इस रूटीन को फॉलो कर पाते हैं, जो बिना नागा डेली बेसिस पे वर्कआउट करते हैं, और जब परांठे और पपीते में से पपीते को चुनने की बारी आती है तो वो खुशी खुशी उस पपीते को चुन लेते हैं। ऐसा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड। नहीं तो जब बुफे लगा होता है तो हमारा ध्यान छोले भटूरों पे ही ज्यादा जाता है। बाहर निकल के हम फ्रूट चाट खाने की बजाय गोलगप्पे खाने पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंपल नहीं है। फिट रहना, एक अच्छी डाइट को मेंटेन करना, अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन करना सिंपल है, इजी नहीं है। वैसे ही बिजनेस को बिल्ड करना सिंपल है, इजी नहीं है, और उसके लिए हमारे को 4 स्किल्स को सीखने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। 4 बेसिक स्किल्स, हालांकि जरूरत तो ज्यादा होती है। हमने एक ट्रेनिंग अटेंड भी करी थी कि जो टॉप 11 स्किल्स हैं जो आपको सीखने की जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटल एरा में बिल्ड करने के लिए। मगर इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जो 4 फोरमोस्ट स्किल्स हैं, आज हम उनके ऊपर बातचीत करने वाले हैं, जिन 4 को सीखे कर बिना काम चलने वाला नहीं है। नेक्स्ट आएंगे 3 कार्डिनल रूल्स। कार्डिनल का मतलब होता है कार्डियोवास्कुलर, होता है जो हार्ट से जुड़ा हुआ होता है। 3 वो रूल जो इस बिजनेस का हार्ट है। अगर आप इन 3 रूल्स को इस बिजनेस में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो देर सवेर आपको नुकसान होने वाला है। वो पैसे का नुकसान भी हो सकता है, वो रिश्तों का नुकसान भी हो सकता है, वो आपके टाइम का नुकसान भी हो सकता है, वो आपके एनर्जी का नुकसान भी हो सकता है, और वो इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। पर नुकसान डेफिनेटली आपको होने वाला है। उसके बाद आते हैं 6 डेली टास्क जो हम करने हैं ऑन अ डेली बेसिस। जब डेली टास्क है तो जो कि डेली बेसिस पे हमें करने चाहिए इस बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड 4 बेसिक स्किल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। वो 4 बेसिक स्किल्स कौन सी हैं जिनको हमने इस बिजनेस के अंदर सीखना है, इस बिजनेस के अंदर मास्टर करना है, ताकि हम अपने लिए एक बड़े से बड़े बिजनेस को यहां पे बिल्ड कर सके। सबसे पहले है माय डियर फ्रेंड नेम लिस्ट, दूसरा है प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, तीसरा है शो द प्लान, और चौथा है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। व्हाई नेम लिस्ट? बिकॉज हमारा जो रॉ मटेरियल है वो नाम है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेम लिस्ट से। नेम लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है। हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर है जिसमें हमको प्रोडक्शन नहीं करनी,
जिसके अंदर हमको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी, जिसके अंदर हमको पीछे वेंडर मैनेजमेंट नहीं करनी। हमें केवल एक काम करना है, इज टू क्रिएट अवेयरनेस। लोगों तक इस बिजनेस की जानकारी पहुंचानी है। हमारा काम है शाहरुख खान की तरह, सलमान खान की तरह, अमिताभ बच्चन की तरह ब्रांड अवेयरनेस को क्रिएट करना। मगर हमारे बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में एक अंतर है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एक बिजनेसमैन ही जिसका वो प्रोडक्ट होता है, वही उसके मार्केटिंग को भी संभालता है, वही उसके मार्केटिंग को कंडक्ट करने के लिए खर्चा भी करता है। एंड माय डियर फ्रेंड, किसी भी प्रोडक्ट के टोटल प्राइस के अंदर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है मार्केटिंग एक्सपेंडिचर का। अगर 100 रुपए का हमें आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो 60 से 70 रुपए केवल और केवल उसके मार्केटिंग एक्सपेंडिचर पे जाते हैं। जब टीवी पे कोई एडवर्टाइजमेंट करी जाती है तो 20 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जाता है। सोशल मीडिया ने आकर इसको थोड़ा सा और चैनलाइज कर दिया। अब हम ज्यादा टारगेटेड मार्केटिंग कर सकते हैं, मगर फिर भी अगर आप 20 से 25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए महीने तक की मार्केटिंग एक्सपेंडिचर खर्च नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी मुकाम तक नहीं जा सकते। देयर आर डिजिटल मार्केटर्स माय डियर फ्रेंड, जो एक एक महीने का 1-1 करोड़ रुपए भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर खर्च कर रहे हैं। क्यों? ताकि उनके पास न्यू लीड्स आए, वो लोग आए जो उनके प्रोडक्ट और उनके सर्विसेज के बारे में समझना चाहते हैं। क्योंकि अगर उनके पास भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को समझने वाले नए व्यक्ति नहीं आ रहे हैं तो भी वो भी बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। यानी कि आपका बिजनेस चाहे इतना सा हो चाहे इतना बड़ा हो, ये एक्टिविटी हर एक व्यक्ति कर रहा है। नेम लिस्ट को जनरेट करने की एक्टिविटी हर एक व्यक्ति कर रहा है और आपको भी करने की जरूरत है। मगर चैलेंज क्या है? टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमने ऐसा लगना स्टार्ट हो गया कि यार मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे पास सारे के सारे नाम उसमें लिखे हुए हैं, सारी की सारी चीजें मुझे याद रहती हैं। हम उस चीज को ज्यादा सीरियसली लेना हमने छोड़ दिया है। जबकि माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास एक रेगुलर फ्लो ऑफ न्यू नेम्स नहीं है तब तक आप अपने बिजनेस को लगातार ग्रो कर ही नहीं सकते। अब हमारे बिजनेस के अंदर हम मोस्टली अपने नोन सर्कल से शुरुआत करते हैं, जिसको बोलते हैं COI, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। वो लोग जो मेरे इन्फ्लुएंस के दायरे में आते हैं। पर जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि दुनिया में लोग केवल 2 ही प्रकार के लोगों से खरीदते हैं, या तो जानकार से या फिर जानकार से। या तो जिसको वो जानते हैं, पहचानते हैं, या फिर जो कि जिसको एक्सपर्ट समझते हैं। अब हमारे पास COI की लिस्ट लिमिटेड होती है। 100, 150, 200, 300, 400 लोगों तक की COI की लिस्ट हमारे पास होती है। सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पास ऑन एन एवरेज 1000 से 1200 कॉन्टैक्ट्स जुड़े होते हैं। अब उन लोगों तक मैसेज पहुंचाने का भी एक सही तरीका होता है। अगर मेरे पास वो लिस्ट नहीं है तो मैं उन तक मैसेज नहीं पहुंचा सकता। तो सबसे पहले मुझे अपने COI को रीच आउट करना होता है, बिकॉज उन लोगों पर मेरा थोड़ा सा इंफ्लुएंस है। उन लोगों के साथ मैं मीटिंग की दरख्वास्त कर सकता हूं, मीटिंग फिक्स कर सकता हूं। माय डियर फ्रेंड, एक बात को मैं यहां पे बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपने हर एक व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में पिच करें, सर्विसेज के बारे में पिच करें, क्योंकि हो सकता है आपके सर्कल में कुछ बहुत नेगेटिव व्यक्ति हो, कुछ इस प्रकार के व्यक्ति हो जिनकी स्पेशलाइजेशन हो हर चीज के अंदर गलती निकालने की, गलती ढूंढने की। वो हो सकता है वो इस प्रकार के लोग हो कि जो शादी में जाएं और हर चीज उनको बहुत अच्छी लगे, तो आते आते बोल आए कि सब बहुत अच्छा था मगर आइसक्रीम ठंडी ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है प्रॉब्लम्स को ढूंढने के अंदर। मगर यस, आपके उन सबके नाम आपके लिस्ट में होने चाहिए, बिकॉज हर एक तरह के प्रोस्पेक्ट के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स जो हमारे लिस्ट में आते हैं, मगर उसके लिए सबसे पहले हम आपको लिस्टिंग करनी जरूरी है। इसीलिए
हमारे को अपने रॉ मटेरियल की लिस्ट को बढ़ाना है, क्योंकि पीपल आर द रॉ मटेरियल। कैसे होगा? राइट ऑल द नेम्स ऑफ द पीपल यू नो, जिनको भी आप जानते हैं, जिनके साथ आपने कभी हाथ टच करा है, जिनके साथ आपने कभी मुलाकात करी है, जिनका नाम आपके जहन में नहीं भी आ रहा मगर उनकी पहचान जहन में आ रही है, तो उसको भी उस पहचान के साथ अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। इसका फायदा ये होता है माय डियर फ्रेंड कि जितनी लंबी लिस्ट आपके पास होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको फील होता है टू बिगिन विद कि हाँ मेरे पास एक अच्छी खासी लिस्ट है, और इस लिस्ट को अगर मैं सही ढंग से अप्रोच करूंगा, राइट मेथड से अप्रोच करूंगा, तो मैं इसके अंदर से अपने लिए कुछ बिजनेस पार्टनर्स और कुछ कंज्यूमर्स फाइंड आउट कर सकता हूं। मैं कंज्यूमर्स उन लोगों को बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड जो हमारे प्रोडक्ट के साथ, हमारे सर्विसेज के साथ अटैच तो होंगे बट वो बिजनेस करने के इच्छुक नहीं है। दुनिया के हर एक बिजनेस में यही काम होता है कि हमें या तो कंज्यूमर फाइंड आउट करना होता है और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करना होता है, और हमारे काम के अंदर भी यही काम हमें करना है कि जिस व्यक्ति के पास मैं जा रहा हूं या तो मेरे कंज्यूमर में कन्वर्ट हो जाए या मेरे डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाए, या एटलीस्ट वो मेरे काम के बारे में अवेयर हो जाए कि मैं कर क्या रहा हूं, ताकि जिस भी दिन उसका माइंडसेट करेक्ट हो, उसको पता हो कि मैं इस बिजनेस में हूं। 90% पीपल इन दिस बिजनेस नेवर टेल देयर कंप्लीट लिस्ट कि वो इस बिजनेस के अंदर है। 90% लोग माय डियर फ्रेंड अपनी पूरी लिस्ट को कभी बताते ही नहीं कि वो एक बिजनेस कर रहे हैं, कि वो वेब 3.0 का पार्ट है, कि वो एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को लगता है कि यार ये काम ना काम का नहीं है। हमारा फेथ खुद हिला हुआ है इस बिजनेस के ऊपर, इसीलिए हम कभी भी उस लिस्ट को लिखते नहीं। दूसरा, हमें डाउट होता है अपने खुद के ऊपर कि क्या मैं उस व्यक्ति के सारे सवालों के जवाब दे पाऊंगा, क्या वो व्यक्ति को जब मैं अप्रोच करूंगा तो मेरी बात सुनेगा। हमें अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउट होता है माय डियर फ्रेंड। जरा सोच के देखिए, अगर आपको पता हो कि जिस भी व्यक्ति से आप बात करेंगे वो डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगा, इस बात की श्योरिटी हो, तो कौन व्यक्ति लिस्ट में नाम लिखना पसंद नहीं करेगा? या अगर आपको बोला जाए कि इस बात की श्योरिटी है कि आप जो भी नाम लिस्ट में लिखेंगे उस व्यक्ति को फोन कॉल करने पे चाहे कुछ भी रिजल्ट आए बट आपको 10,000 रुपए एज अ प्राइज मनी मिलेगा, और आपको इस बात की श्योरिटी भी हो, तो आप कितने नाम लिख डालेंगे? 1,000 से ज्यादा नाम लिख डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को बिजनेस की श्योरिटी है। हम नेम लिस्ट क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हमारे को खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें खुद अपने बिजनेस पे श्योरिटी नहीं होती, हमें खुद इस बात पर शक होता है कि क्या मैं जेन्युइनली इस बिजनेस के साथ बड़ा बन सकता हूं, क्या मैं इस बिजनेस को बड़ा बिल्ड कर सकता हूं। और जब वो डाउट होता है तो हम उस काम को इनिशिएट ही नहीं करते। मैंने एक लाइन कहीं पे पढ़ी थी, 1% डाउट 100% आउट। 1% अगर डाउट आ गया आपके मन में तो आपका उस बिजनेस से बाहर जाना 100% श्योर है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इस बारे में काम ही नहीं करते। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आपकी टीम के अंदर कोई व्यक्ति है जिसको आपने लिस्ट बनाने के लिए बोला है और वो लिस्ट बिल्ड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उसके मन में इस बिजनेस को लेके डाउट है। आप प्लीज उसकी फेथ बिल्डिंग एक्टिविटीज पे काम कीजिए, उसको इस बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में और बेहतर ढंग से समझाइए। अगर उसकी नेम लिस्ट आपके बोलने के बावजूद भी नहीं बन रही है, दैट मीन्स ही इज लैकिंग फेथ, और उसके फेथ पे काम करने की जरूरत है। अगर आप एक शॉर्ट में जल्दी एक्टिविटी को करना चाहते हैं तो उसके लिए बोला जाता है 25 नेम रूल। 25 नेम रूल क्या है? मान लीजिए आप किसी इमरजेंसी में फंस गए और आपके फोन में केवल 2 या 3% बैटरी है, और आप उस बैटरी से केवल 25 फोन कॉल डायल कर सकते हैं, 25 फोन कॉल मिला सकते हैं। तो वो कौन से 25 नाम होंगे
जिनको आप सबसे पहले फोन कॉल करेंगे। या अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, तो वो कौन से 25 नाम होंगे जिनको आप सबसे पहले उसके बारे में इत्तला करना पसंद करेंगे, उसके बारे में इन्फॉर्म करना पसंद करेंगे। तो आइडियली पहले 48 घंटे में आपको अपनी टीम के साथ बैठकर, उस नए व्यक्ति के साथ बैठ के उन 25 से 30 नाम की लिस्ट पर काम करना चाहिए। उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट 25। और पहले हफ्ते में, उसके जब आपने स्टार्ट किया उसके पहले हफ्ते में उस व्यक्ति के साथ उन 25 लोगों तक आपको रीच आउट करना चाहिए, ताकि उन 25 लोगों में से कोई व्यक्ति उसके साथ एज अ कंज्यूमर आ जाएगा, कुछ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा, तो उसका भी फेथ बिजनेस में बिल्ड हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का बिजनेस में फेथ बिल्ड करने का सबसे सरल तरीका होता है कि उसके नीचे आप बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करें। जब वो पहली सक्सेस को टेस्ट करता है, जब वो $30 तो कोई एक व्यक्ति भी उसकी टीम में आता है और $15 का चेक उस बात को एंजॉय करता है, तो उसका मजा ही अलग होता है। अगर उन 25 लोगों के साथ काम करके वो एग्जीक्यूटिव बन जाता है या सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाता है, तो वो $200 का जो प्राइज आता है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है उसको बूस्ट करने के लिए। एंड देन विद इन 7 डेज आप उन 25 लोगों की लिस्ट को 200 से 250 लोगों तक लेके जाए। आजकल तो माई डिफरेंट एप्स आती, मुझे एप्पल का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट एंड्रॉइड वगैरह को आप डायरेक्टली एक्सेल शीट में पूरी की पूरी फोन कॉन्टेक्ट को आप एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस एक्सेल शीट को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए, होना वो रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए। अगर आप लिखने का एफर्ट नहीं करना चाहते तो उसको आप एंड्रॉइड के ऊपर, मतलब गूगल वगैरह पे जो आपके एड्रेसेस होते हैं, जो जिससे वो लिंक्ड होता है, वहां से आप एक्सेल शीट में उसको टेक आउट करके उसका वो कर सकते हैं। एंड देन आप वन बाय वन हर एक नाम पे उसका डिस्कस कर सकते हैं कि ये व्यक्ति आपके साथ किस सीओआई के लेवल में आता है। ये ए है विच इज अ हॉट प्रोस्पेक्ट। अब ए कौन होता है? जिसको आपने फोन किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को फोन किया, वो आगे से फोन उठा के बोलता है, अभी अनुराग क्या हालचाल बता भाई। यानी कि वो मेरी आवाज को पहचानता है, मेरे हेलो को पहचानता है, मेरी उससे रेगुलर बातचीत हो रही है। बातचीत रेगुलर नहीं भी हो रही तब भी मेरी उसके साथ एक घनिष्ठ पहचान है, घनिष्ठ मित्रता है, वो व्यक्ति मेरे ए कैटेगरी के अंदर आएगा। बी आता है जिनके साथ मैंने 6 महीने में एक आध बार, 3 महीने में एक आध बार मेरी बातचीत हो जाती है, मेरा उनके साथ ट्रस्ट फैक्टर तो है बट उतना ज्यादा नहीं हो, मेरी बी कैटेगरी में आएंगे। एंड सी आर द पीपल जिनके साथ मेरे 6 महीने से ज्यादा हो जाता है, 1 साल से ज्यादा हो जाता है, बातचीत नहीं हुई है, बट ये अगर मैं उन्हें फोन करूंगा तो मुझे पहचान जाएंगे। तो उस ए बी सी में वो 250 से 300 नाम आपको उनके ए बी सी में कैटेगराइज करके सबसे पहले आपको उनके ए पे काम करना होता है, बिकॉज उन ए पे आपको मीटिंग आसानी से मिल जाएगी, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे उनके साथ मुलाकात करने के लिए, और आप उसके साथ काम शुरुआत करवा सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या है? एफ स्टैंड्स फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, R stands for relative and references, I stands for institutional contacts, E stands for educational contacts, N stands for neighbors, D stands for distance, and S stands for strangers, social media and service providers. यानी कि सबसे पहले उन लोगों से शुरुआत करें जो नजदीकी हैं, नियर एंड डियर हैं। वो 25 लोग जिनको आप सबसे पहले खुशखबरी भेजेंगे, वो 25 परिवार जिन तक शादी का कार्ड सबसे पहले जाएगा, वो नाम आएंगे। उसके बाद जो रिलेटिव्स आ गए, और उनके जरिए आप रेफरेंसेस भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको आर्ट ऑफ टेकिंग रेफरेंसेस आता है, आप रेफरेंस लेने में अच्छे हैं, तो आपकी लिस्ट नेवर एंडिंग रहेगी। जिस व्यक्ति से भी आप मुलाकात करें, उसका चाहे कुछ भी रिजल्ट आए, आप उनसे रेफरेंसेस ले सकते हैं। आप किसी और सिटी के अंदर बिजनेस को बिल्ड करने जा रहे हैं, तो भी आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से रेफरेंस ले सकते हैं कि भाई मैं फला फला सिटी के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूं, क्या आपके सर्कल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सिटी में रहता हो, जिसके साथ मैं एक बारी अपने बिजनेस के बारे में बातचीत कर पाऊं, उन्हें समझा पाऊं। अब इसके अंदर जब हम इन्विटेशन पे बात करेंगे तो हम समझेंगे कि हम आपको इनवाइट किस प्रकार से करना होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल कभी भी नो कहने का मौका नहीं देते। वो गले पड़ने वाली बात हो जाती है कि वो सामने वाले के गले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं।
और जब लोग उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं तब वो इस बिजनेस से भी कटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला को यूज करके आप लिस्ट बना सकते हैं। एफ स्टैंड फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आर स्टैंड फॉर रिलेटिव्स एंड रेफरेंसेस, आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्ट्स, ई स्टैंड फॉर एजुकेशनल कॉन्टेक्ट्स, जिनके साथ आपने पढ़ाई लिखाई करी, जो आपके कॉलेज में थे, आपके इंस्टीट्यूट्स के अंदर थे। एन स्टैंड फॉर नेबर्स, डी इज डिस्टेंस। शुरुआत में हमेशा जब भी आप बिजनेस को बिल्ड करें 50 किलोमीटर के दायरे में बिल्ड करें। माय डियर फ्रेंड, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं कि जो बिजनेस को स्टार्ट करते ही अपने घर से 500 किलोमीटर दूर जाके किसी को स्टार्ट करवाना चाहते हैं, या जूम कॉल से उस व्यक्ति को स्टार्ट करवाते हैं जो उनसे 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। इस बिजनेस के अंदर हम आपको सिर्फ उनको स्टार्ट नहीं करवाना माय डियर फ्रेंड, हमें उनको इस बिजनेस के अंदर स्टार्ट करवाने के बाद उनको स्केल पर भी लेके जाना है, उनको लॉन्च भी करना है। सिर्फ उनकी ज्वाइनिंग लेके $15 या फिर $100 नहीं कमाने, हमने उनको बिजनेस को बड़ा लेके जाना है। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द पीपल जिनके साथ आप पहले मुलाकात कर सकते हैं। 50 किलोमीटर के दायरे में आपके पास इतने लोग होंगे कि आप उनसे बहुत इजीली प्रेसिडेंट, क्राउन एम्बेसडर जा सकते हैं अगर हम एक्टिवली उस पर भी काम करें। पर शुरुआत में कुछ समय तक आप उन पे काम कीजिए ताकि आप उनके साथ फेस टू फेस मिल सकें, आपको समझ में आएगी क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको समझ में आएगी बिजनेस पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाए। तो पहले आप 50 किलोमीटर के दायरे तक जाएं, फिर 100 किलोमीटर के दायरे तक जाएं, फिर उसके बाद आप होराइजन को एक्सपेंड करें। बिकॉज 50 किलोमीटर के दायरे तक आप सपोर्ट पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। मैं बहुत लोगों से मुलाकात करता हूं जो कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम ही नहीं है वहां पे जाने का, क्या आप हमारे कॉन्टेक्ट को वहां पे जाके सपोर्ट कर देंगे? माय डियर फ्रेंड, यस सर, हमारे पास दिल्ली आने का टाइम नहीं है, हमने किसको स्टार्ट तो करवा दिया है, पर हमारे पास टाइम नहीं है। आप उनको प्लान दे देंगे, प्लान किया जा सकता है, मगर क्या आप उसको बाद में बिजनेस को एक्सपेंड करने में सपोर्ट कर पाएंगे? जब आप उनको मीटिंग दिखाने के लिए भी नहीं आ पा रहे, नहीं जा पा रहे, तो क्या आप उनके साथ बिजनेस को स्केल अप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, किसी भी बड़े लीडर को आप देखिए, उन्होंने टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ उन्होंने फिजिकल मीटिंग्स भी करी है, बिकॉज टेक्नोलॉजी सपोर्ट करने के लिए अच्छा है, मगर उसके बाद जब आपको अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, बहुत सारे समय पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो एक फिजिकल मुलाकात के बाद ही पॉसिबल हो पाती है, जो कॉन्फिडेंस एक फिजिकल मुलाकात के बाद ही बिल्ड हो पाता है। तो बिगिन विद आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसके बाद आपको फिजिकल मुलाकात करनी होगी। और अगर आपने शुरुआत में ही बहुत दूर अपनी लाइंस ओपन कर ली तो आपके पास वक्त नहीं होगा कि आप जाके उनको सपोर्ट कर पाए। मैं देखता हूँ माय डिफरेंट लोग बिहार से ट्रैवल करके लुधियाना जा रहे हैं एक बहुत छोटी सी टीम के लिए, जबकि बिहार में अपने आप में इतना बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। या यूपी छोड़कर वो महाराष्ट्र जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, एक बात समझिएगा, मैं आपको एक बात बहुत क्लैरिटी से समझाना चाहता हूं, हमारे बिजनेस में और बाकी बिजनेस में क्या अंतर, इस बात को समझिए। हमारे बिजनेस में कंपनसेशन फिक्स्ड है। मान लीजिए आप एक कैटरर होते, अब एक कैटरिंग की आपको अपॉइंटमेंट मिलती आपके मोहल्ले में और एक मिलती वहां से 50 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर, क्या दोनों की केसेस में आपका जो कैटरिंग का बजट होता या जो आपने उन्हें प्राइस कोट किया होता वो सेम होता? द आंसर इज नो। जो आपके मोहल्ले में है आप उसे कम रेट पर भी सर्विसेज दे देंगे, मगर वही कैटरिंग अगर आपको 250 किलोमीटर दूर जाके करनी है तो आपके रेट बदल जाएंगे। मगर हमारे बिजनेस में हमारा कंपनसेशन फिक्स है। आप चाहे अपने बाजू वाली गली में किसी व्यक्ति को सपोर्ट करें या 500 किलोमीटर दूर जाके करें, परसेंटेज आपको उतनी ही मिलने वाली है। मगर जब आप दूर जाते हैं तो आपका वक्त, आपकी एनर्जी, आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप फुल टाइमर नहीं है तो आपके लिए ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। और फुल टाइमर होते हुए अगर आपके पास इतनी इनकम नहीं आ रही कि आप ट्रैवल कर पाए, जाने का खर्चा उठा पाए, बिकॉज जाने में खर्चा लगता है, आप चाहे कितना मर्जी बचा लीजिए तब भी 3 से 3,500 रुपए दिन का खर्चा आपको आएगा, ट्रैवलिंग का, मीटिंग्स का। और अगर आपका बिजनेस आपको भी उतना कमा के नहीं दे रहा है तो आप बहुत लंबे समय तक इस खर्चे को सस्टेन नहीं कर पाएंगे।
जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और बिजनेस के अंदर सबसे पहला रूल होता है सर्वाइवल। अगर आप 3 साल तक बिजनेस में सर्वाइव कर जाएंगे तो ग्रो अपने आप कर जाएंगे। मगर जब हम लंबे डिस्टेंस की जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं, लंबे डिस्टेंस पर हम लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं और उनको हम सपोर्ट नहीं कर पाते, तो पहले ही बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाते। हमें लगता है मैंने स्पॉन्सर तो इतने सारे लोगों को कर दिया, चल कोई भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हमने बीज डाल तो दिया मगर हम उसको पानी नहीं दे पा रहे, खाद नहीं दे पा रहे। जाके हम अगर उस पौधे को शुरुआत में डंडे के सपोर्ट की जरूरत है तो हम सपोर्ट नहीं दे पा रहे। ये कारण है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द लोगों का बिजनेस चलने से पहले ही खत्म हो जाता है। माय डिफरेंट, हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें अगर हम आंख मार के भी हाथ घुमाएंगे ना, तब भी 12-15 लोगों को हाथ टकरा जाएगा। आप ही के स्टेट में बैठ के, आप ही के डिस्ट्रिक्ट में बैठ के कोई ना कोई करोड़पति इंसान बना बैठा है। तो जब वो अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठ के करोड़पति बन सकता है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत करके क्यों बड़ा अंपायर खड़ा नहीं कर सकते? तो ऑलवेज कीप योर एक्सपेंसेस शॉर्ट इन द बिगिनिंग। शुरुआत में कम डिस्टेंस की चीजों को शुरुआत कीजिए। स्टार्ट विद 50 किलोमीटर। जब आपका बिजनेस आपको इतना पैसा देना स्टार्ट कर दे कि आप लॉन्ग टर्म तक ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के खर्चे मेंटेन कर सकते हैं, तब अगर आपको लगे जरूरत है तो जाने की आपको जरूरत है, तब आप जाइए। उससे पहले ऊल पटांग के खर्चे मत पालिए। अपनी जगह पे बैठ के बिल्ड कीजिए। जो आपने ट्रैवलिंग पे खर्चा करना है उसको मार्केटिंग पे खर्च कीजिए। मार्केटिंग से लीड जनरेट करके आप उस जगह पे ज्यादा बेहतर बिजनेस को खड़ा कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, इस बात को समझिए। नेक्स्ट चलते हैं माय डियर। नेक्स्ट आता है प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन। अब जब आपने पूरी अपनी लिस्ट बना ली है तो उसमें से आपको प्रोस्पेक्ट करना होता है। अब व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है एवरीवन इज अ प्रोस्पेक्ट। ये एक मिथ है, ये एक झूठ है। एवरीवन इज नेवर अ प्रोस्पेक्ट, एवरीवन इज अ सस्पेक्ट। जब एक केस होता है तो पुलिस वाले सबसे पहले सस्पेक्ट की लिस्ट बनाते हैं कि किस किस के पास इस वारदात को करने की वजह थी या वारदात को करने का मोटिव था या वो वारदात को अंजाम दे सकता है। वो सस्पेक्ट लिस्ट बनाई जाती है। तो आपने ये जो नेम लिस्ट बनाई है ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं है, ये सस्पेक्ट लिस्ट है कि इन सबसे बातचीत की जा सकती है। अब इनमें से प्रोस्पेक्ट निकल कर आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों ने बहुत बार एक बात सुनी होगी, मैंने तो बहुत बार सुनी है कि भाई मर्सिडीज, BMW, ऑडी कभी टीवी पे ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं कि जो व्यक्ति टीवी देख रहा है वो इनको चलाने वाला नहीं है। वो ऐड करते बिजनेस मैगजीन के अंदर, वो ऐड करेंगे 5 स्टार होटल्स के आसपास, वो ऐड करेंगे एयरपोर्ट्स के आसपास। क्यों? क्योंकि वहां पे बिजनेस क्लास लोग जा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं जिनके पास पैसा है। यानी कि हम सभी उनके लिए सस्पेक्ट हैं, मगर प्रोस्पेक्ट केवल वो है जो एक मुकाम हासिल कर चुका है। तो वो केवल उसी जगह पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जहां पर उनका पॉसिबल प्रोस्पेक्ट जा रहा है। सबको नहीं दिखा रहे हो। हाँ, आप वहां से गुजरेंगे आपको भी दिखेगा, मगर उनका मकसद आपको दिखाना नहीं है, उनका मकसद उन लोगों को दिखाना है जो उस जगह को फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा है। सेम वे प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस मैं डिलीवर कर रहा हूं, क्या ये व्यक्ति आज इस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि वो इसको सुनने के लिए तैयार हो, समझने के लिए तैयार हो। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि जो मैंने लिस्ट बनाई है उनमें से कौन कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो आज करंट डे में, टुडे, इस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि वो उस प्रोडक्ट और सर्विस को सुनने और समझने के लिए तैयार है। अब यहां पे मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सुनने और समझने के लिए तैयार है, करने के लिए तैयार वाली बात नहीं कही मैंने, जो सुनने और समझने के लिए तैयार है। क्योंकि सुनने और समझने के बाद ही एक व्यक्ति करने का डिसीजन लेता है। मैं आज उसे ये नहीं कह रहा कि तू इंटरेस्टेड है या नहीं है, मैं आज ये कह रहा हूं क्या तू सुनने के लिए ओपन है? वो व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल,
जब तक मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया था, मैं इसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। 2 से 2.5 साल मैं उस पॉइंट पे था कि अगर कोई व्यक्ति मुझे बात भी करेगा तो मैं उसको गलिया के निकाल दूंगा। तो उस समय पर मैं किसी के भी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में नहीं था, मगर मुझे किसी ने अपनी सस्पेक्ट लिस्ट में रखा हुआ था और वो टाइम टू टाइम अलग अलग इंफॉर्मेशन से मुझ तक ये बात पहुंचाते रहते थे कि ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है। और एक टाइम आया जब मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर आया, और क्योंकि उन्होंने पिछले 2 सवा 2 साल से 2.5 साल से मेरे साथ लगातार टच में बना रखा हुआ था, अपना रिलेशनशिप मुझसे बिगाड़ा नहीं था, तो जब मैं ओपन हुआ तो मैंने उनसे बातचीत करी। यानी कि मेरी क्लोजिंग तो नहीं हुई थी, पर वो मेरे क्लोज इन जरूर थे, वो मेरे नजदीक जरूर थे, ताकि जब भी मेरे पास एक फ्रेम ऑफ माइंड अवेलेबल हुआ मैं उनके साथ गया। तो हमारे को अपने सस्पेक्ट लिस्ट में से उन लोगों को अलग करना होता है जो उस फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं। वो कैसे होगा? वो एक सिंपल सी लाइन उनसे बातचीत करके होता है। हमें उन्हें फोर्स नहीं करना होता, हमें केवल एक चीज उनको ऑफर करनी होती है, और अगर उनका आंसर यस है तो हम उनसे मुलाकात करेंगे, नो है तो हम उनसे मुलाकात अभी नहीं करेंगे, उनको फ्यूचर के लिए अपनी लिस्ट में नीचे डाल के रख लेंगे, मगर उनका नाम बाहर नहीं निकालेंगे, हम वहां पे उनको रखेंगे। लुकिंग फॉर पीपल हु आर ओपन टू अंडरस्टैंड, जो लोग समझने के लिए तैयार है, करने के लिए नहीं, समझने के लिए तैयार है। दूसरा, इनविटेशन इज द गेटवे स्किल। प्रोस्पेक्टिंग में हमने वो देखा जो लोग समझने के लिए तैयार है, और इनविटेशन क्या है? गेटवे स्किल है। अगर आप अपनी बातचीत को बताकर उनको बिगर पिक्चर देखने के लिए इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। माय डियर, अगर आपने एड दिखाई और एड दिखा के कोई शोरूम तक चल के आ ही नहीं रहा तो एड किसी काम की नहीं है। अगर बीएमडब्ल्यू अपनी एड करे और लोग बीएमडब्ल्यू के शोरूम में जाए ही ना बीएमडब्ल्यू के बारे में पता करने, तो बीएमडब्ल्यू चलने वाली नहीं है। टाटा नमक अगर अपनी ऐड करे और टाटा नमक खरीदने कोई दुकान तक जाए ना, तो वो होने चलने वाला नहीं है। सेम वे, हम अगर किसी को इनवाइट कर रहे हैं और मेरी अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए ओपन नहीं है, तैयार नहीं है, मैं उसको जूम मीटिंग तक या फेस टू फेस मीटिंग तक ला ही नहीं पा रहा, तो मैं भी इस बिजनेस में चलने वाला नहीं हूं। इनविटेशन गेटवे स्किल है, वो दरवाजा है जिसके अंदर आकर मैं इस बिजनेस को बिल्ड करता हूं। तो कैसे इनविटेशन को मास्टर करना है? देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो कि आपको आपके इनविटेशन को मास्टर करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले, रूल्स ऑफ इन्विटेशन, ऑलवेज बी एक्साइटेड। जब तक आप अपनी चीज के लिए एक्साइटेड नहीं है, जब तक आपको अपनी चीज पे खुद भरोसा नहीं है, तब तक आप दूसरे तक वो भरोसा दे ही नहीं पाते। माय डिफरेंस, सेल इज नथिंग एल्स बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। अगर आपके अंदर से वो एनर्जी निकल के आ रही है, आपके अंदर से वो फेथ निकल के आ रहा है, तो आप उस बातचीत को ट्रांसफर कर पाएंगे। एक्साइटमेंट का मतलब ये नहीं कि आप चिल्लाएं, एक्साइटमेंट का मतलब है कि आपके अंदर वो भरोसा होना चाहिए कि आप दूसरे तक उस भरोसे को ट्रांसफर कर पाए। चिल्लाना जरूरी नहीं है, भरोसा होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है, आपका अपनी बात पर कायम रहना जरूरी है। कोई आपको हिलाए तो आपका मजबूती से खड़े रहना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। देन इज किस, ये वो लिटिल किस नहीं है। किस इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इनविटेशन को जब आप डिक्शनरी में खोलेंगे तो उसका मतलब है टू इनवाइट समवन। पूरी की पूरी कहानी वहां पे नहीं बता देना। लोग कंपनी का नाम भी बता देंगे, क्रिप्टो करेंसी भी बता देंगे, फलाना भी बता देंगे, कितने डॉलर की एंट्री है वो भी बता देंगे। भाई सब कुछ तुम यही बता दोगे तो वो जूम मीटिंग में आएगा क्यों? पूरी मूवी की तुम शुरुआत से लेके आखिर तक की स्टोरी मिट्टी पलीत करके वही बता दोगे तो कोई हॉल तक जाएगा क्यों? आपको केवल कुछ पॉइंटर्स बताने होते जिसकी वजह से उसके अंदर इच्छा जागृत हो कि वो उस चीज को और डिटेल में समझने के लिए तैयार हो। यू नीड टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आइडली 60 सेकंड से ऊपर का इनविटेशन नहीं होना चाहिए। 60 सेकंड्स कब? जब से मैंने उससे अपने बिजनेस को इनवाइट करने की बातचीत शुरू करी है।
मैंने फोन कॉल किया, पहले मैं उसका हालचाल पूछ रहा हूँ, उसके परिवार के बारे में जान रहा हूँ, उसकी जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है वो सब जान रहा हूँ, तब तक नहीं। बट जब मैंने बोला कि भाई मैंने आज तेरे लिए एक बहुत जरूरी काम से फोन किया है, इस पॉइंट के बाद 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपका फोन रख दिया जाना चाहिए। और जब आप ये लाइन बोलने के लिए शुरुआत करें, उससे पहले एक बात बोल दें कि भाई मैं ना बहुत दिनों से तेरे से फोन पे बात करने की सोच रहा था, बट लाइफ ना बहुत बिजी चल रही है, बहुत ऑक्यूपाइड हूं, और अभी भी मैं जस्ट एक मीटिंग में एंटर करने ही वाला था कि मेरे दिमाग में आया कि मैं तुझसे बात कर लूं, नहीं तो फिर दिमाग से निकल जाएगा, तो मैंने सोचा बात कर लूं। अब आपने जब ये लाइन बोल दी तो सामने वाला आपसे ज्यादा सवालात नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपने पहले ही बोल दिया है कि आप ऑक्यूपाइड है, आप एक मीटिंग में एंटर करने वाले हैं। तो अपनी बातचीत करने के बाद आप इमीडिएटली फोन रख सकते हैं, बिकॉज आपने बातचीत शुरू करने से पहले बोल दिया कि आपकी अपॉइंटमेंट है, आप एक मीटिंग में एंटर करने वाले हैं। तो अगर वो ज्यादा सवालात करेगा तो अब इसी बात को बोल के कि चल भाई मीटिंग का टाइम हो गया, मैं बाद में तेरे से बात करूंगा दोबारा, कह के आप रख सकते हैं। सो ऑलवेज बी एक्साइटेड, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल एंड बी इन अ हरी। ये 3 रूल्स है इनविटेशन की, अगर आप इन 3 रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने इनविटेशन को बहुत बेहतर होता हुआ देखेंगे। जस्ट इनवाइट, डू नॉट एक्सप्लेन। केवल इनवाइट कीजिए माय डियर फ्रेंड, एक्सप्लेनेशन में मत लग जाइए। आगे चलते हैं, मास्टरिंग इनविटेशन। ये कुछ वर्ड्स है माय डियर फ्रेंड जिनको आपको यूज करना होता है, किनको यूज नहीं करना होता। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बहुत घिसा पिटा शब्द हो चुके भाई, इसको यूज मत करो। ज्वाइनिंग मत यूज करो। अमाउंट मत बताओ। मीटिंग, प्रेजेंटेशन, सेमिनार नहीं बोलना। स्पीकर, अपलाइन नहीं बोलना। राइट वर्ड्स क्या? आई गॉट लकी, माई मेंटोर, माई बिजनेस पार्टनर, जस्ट पार्टनर विद। अब इस लाइन को कैसे यूज करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि ये आप यूज कर सकते हैं। विजुअल इंफॉर्मेशन एंड ट्रस्ट में जस्ट कम, ये वो शब्द है माय डियर फ्रेंड जो आपको सामने वाले व्यक्ति को इनवाइट करने में हेल्प करने वाले हैं। और मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा कि किस प्रकार से आप बातचीत कर सकते हैं। मगर इनवाइट करने से पहले आपको सामने वाले के फ्रेम ऑफ माइंड को समझना जरूरी है। मान लीजिए आपने किसी को फोन किया और उसके घर में किसी की डेथ हुई है, ये टाइम नहीं है इनवाइट करने का। आप समझो पहले कि क्या वो इस टाइम एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में है। हो सकता है उसके घर में कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड हो, या उसके घर में भी कोई नया बच्चा पैदा हुआ है, तो वो उस माहौल में बिजी है। आपको तब इनवाइट करना है जब वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में हो। हमें राइट टाइम पे राइट चीज को पिच करने पे कामयाबी मिलती है, केवल पिच नहीं करते रहना। जब तक जमीन उपजाऊ नहीं है तब तक अगर आप वहां पे बीज डालेंगे तो वहां से कुछ निकल के नहीं आने वाला। किसान का काम यह होता है जमीन को उपजाऊ बनाने के लेवल तक लेके आए और फिर उस पर बीज डाले। और हम भी किसान हैं, वी आर द कल्टीवेटर्स ऑफ पीपल। हम लोगों के कल्टीवेशन के अंदर है। हमारे को लोगों को राइट फ्रेम ऑफ माइंड तक लेके आना होता है और तब उसका बीज डालना होता है। किसी भी जमीन पे बीज डालने से काम चलने वाला नहीं है। आगे चलते हैं। अब अगर किसी को अपॉर्चुनिटी पिच करनी हो तो आप इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई गॉट लकी, आई फाउंड अ मेंटोर हु इज ट्रेनिंग मी टू गेट एडवांटेज ऑफ $1 trillion इंडस्ट्री। ही मेंटर्स ओनली सिलेक्टेड पीपल and have few slots left. I do not know whether it is for you or not, but will you be open to have a look at a side project that can help you make extra money without disturbing your current studies? अगर आप एक स्टूडेंट से बात कर रहे हैं और अगर वो व्यक्ति एम्प्लॉय है तो आप जॉब लिख सकते हैं, करंट वर्क बोल सकते हैं। इसमें क्या है, जो जो येलो शब्द है उनको आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करके बोले। आई गॉट लकी, ये आपके एक्साइटमेंट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। आई फाउंड अ मेंटर, मुझे एक ऐसा मेंटोर मिला है जो कि मुझे $1 trillion इंडस्ट्री का बेनिफिट लेने में हेल्प करने वाला है, तो मुझे सिखाने वाला है कि कैसे आने वाले $1 trillion इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर बनाया जा सकता है। और मजे की बात यह है कि वो केवल कुछ लोगों को ही मेंटरिंग करते हैं और अभी उनके कुछ स्लॉट्स बचे हुए हैं। देख भाई, मुझे ये तो नहीं पता कि ये तेरे लिए है भी या नहीं है, मुझे ऑलरेडी नहीं पता, मगर हाँ क्योंकि कुछ स्लॉट्स बचे हुए थे तो मैंने सोचा तुझसे पूछ लूं
कि क्या तो किसी ऐसी चीज को देखना और समझना भी चाहेगा जो तुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करने में हेल्प कर सकता है, तेरे काम को डिस्टर्ब किए बिना? क्या तू समझना भी चाहेगा? समझना भी। अब मोस्ट ऑफ द पीपल कहेंगे हाँ समझने में तो कोई एतराज नहीं है। When they will say yes, उसके बाद हमारे को उन्हें इनवाइट करना होता है। भाई मैंने ना क्रिप्टो करेंसी का एक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है भाई, उसमें ना बस $30 लगाने होते हैं और उसके बाद ना फिर $45 के कॉइन आ जाते हैं। और तुझे पता है भाई कंपनी 2 साल से चल रही है, पता है कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया है, सब कुछ यही बता दो। अगर इतना ही भरोसा है सामने वाले को तो आप पे, भाई इतना भी क्यों बता रहे, फिर उसे बोलो ना $100 ट्रांसफर ही कर दे। कई लोगों ने ऐसे ज्वाइनिंग ली भी है क्योंकि वो उस व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं जिसपे उनका हक है। ओ भाई $100 ट्रांसफर कर, $200 ट्रांसफर कर, बाद में आके बताऊंगा काम क्या है। अगर इतना ही ट्रस्ट है तो पूरा ही बोल दो। जब आपने उसको समझाना है तो वहां पे जाके समझाओ जहां पर उसको पूरी पिक्चर समझने को मिले। अगर आप समुंदर का पानी एक बॉटल में भर के ले आओगे रेत के साथ और उसको दिखाओगे देख ये समुंदर होता है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला, उसको समुंदर पसंद आने वाला नहीं है माय डियर फ्रेंड। मैं अभी अपनी बेटी के साथ पीछे मैरिज में गया था, वो पहली बार स्विमिंग पूल में गई। उससे पहले उसे स्विमिंग पूल पता था होता क्या है, मगर जब पहली बार उसे स्विमिंग पूल में कदम रखा और वो स्विमिंग जो पाइप होती है, जो ट्यूब होती है, उसके साथ उसने वो तैरी, तब उसको रियलाइज हुआ कि अच्छा ये होता है, उसमें इतना मजा आता है। अगर मैं उसे बताता रहता ना उसको समझ में नहीं आना था। एंड आफ्टर दैट शी टुक अ प्रॉमिस फॉर मी फ्रॉम मी कि मैं उसे दोबारा लेके जाऊंगा और उसको स्विमिंग करवाऊंगा स्विमिंग पूल के अंदर। सो माय डियर फ्रेंड, आदमी को स्विमिंग पूल के अंदर लेके आओ। बाहर बैठे बैठे मत बताते रहो कि स्विमिंग पूल ऐसा होता है, स्विमिंग ऐसे करती है। जिनको स्विमिंग नहीं भी आती होती वो भी ट्यूब के सहारे से कर लेता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। ब्रिंग देम इनटू दिस स्विमिंग पूल, उनको स्विमिंग पूल के अंदर लेके आओ। अब ये आपको डिपेंड करना है कि आपका जो व्यक्ति जिससे आप इनवाइट कर रहे हो, आपके और उसमें क्या अंतर है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज कम है और वो व्यक्ति ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो आपको उस तरीके से बताना है कि भाई मुझे एक मेंटोर मिले। दोनों सेम लेवल पे तो आप बिजनेस पार्टनर का शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जब आप अपनी अपॉर्चुनिटी को पिच करना चाहते हैं उसके लिए। आगे लेते हैं। आई गॉट लकी, I received the distribution rights of a multi-million dollar company working in 160 countries. Right now expanding in dash dash dash, वो एरिया जिसके अंदर आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली वेस्ट दिल्ली में हूं और मैं ईस्ट दिल्ली में किसी से बात कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा भाई आई गॉट लकी, आई रिसीव द डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ऑफ अ मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनी वर्किंग इन 160 कंट्रीज। और राइट नाउ हम ईस्ट दिल्ली के अंदर अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और वहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर को फाइंड आउट कर रहे हैं। आई डू नॉट नो वेदर इट इज फॉर यू और नॉट, बट विल यू इवन बी ओपन टू हैव अ लुक एट अ साइड प्रोजेक्ट दैट ऑफर्स ह्यूज इनकम पोटेंशियल एंड कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट प्रोफेशन। भाई देख मेरे को ना किस्मत खुल गई भाई, सब मजा ही आ गया। क्यों यार, मुझे एक $multi-million कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिल गए जो 160 देशों में काम कर रही है। पता है बहुत टाइम से लगा हुआ था, बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था, अब जाके मुझे उसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिल गए। और मजेदार बात यह है कि वो अभी ईस्ट दिल्ली में एक्सपैंड कर रही है और वहां पर हमको एक राइट डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर चाहिए था। देख इमीडिएटली मेरे दिमाग में तेरा नाम आया, हालांकि मुझे पता भी नहीं है कि ये चीज तेरे लिए है या नहीं है, बट क्योंकि मेरे दिमाग में तेरा नाम आया तो मैंने सोचा कि तुझसे पूछ लूं कि क्या तू किसी ऐसे बारे में समझना भी चाहेगा जिससे तुझे ह्यूज इनकम आ सकती है तेरे करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना। अब ये बात बोल के आप शांत बैठ गए। अगर वो यस बोलता है तो हम उसको आगे जूम मीटिंग पे इनवाइट करेंगे। नो बोलता है ओके कि चल भाई कोई बात नहीं, अगर तेरे नोन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं इस बारे में बातचीत कर सकता हूँ, कोई भी तेरा दोस्त होगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी कार ऑन करता है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने भी एक नया हाउस लोन लिया है, तो मुझे उसका रेफरेंस दे सकता है क्या? तो
आप उससे अपने रेफरेंसेस मांग सकते हैं, बट यू नीड टू पिच समथिंग लाइक कि उसको अंदर एक्साइटमेंट हो उस चीज को समझने के लिए जो आप बताना चाहते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करना चाहते हैं, आई गॉट लकी दैट आई गॉट द मार्केटिंग राइट्स ऑफ अ मल्टी-बिलियन डॉलर टेक कंपनी working in 160 countries that help people in growing their wealth. Will you even be open to have a look at a project that is 100% legal and offer huge returns without undue risk? भाई मेरे को ना किस्मत खुल गई, मुझे ना मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनी के मार्केटिंग राइट्स मिले हैं जो 160 देशों में काम कर रही है, और वो कंपनी ने लोगों का पैसा ग्रो करने में हेल्प करती है। देख, मुझे नहीं पता कि तेरे लिए ये है भी या नहीं है, बट क्या तू एक ऐसे प्रोजेक्ट को समझना चाहेगा जो कि लीगल है और जिसमें एक बढ़िया रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं बिना अनड्यू रिस्क के, बिना किसी अनड्यू चैलेंजेस के एक बड़ा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है? व्हाट यू डूइंग? अगेन आपने उसको कंपनी के बारे में नहीं बताया, आपने केवल कंपनी के बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत समझाया और आप उसे पूछ रहे हैं यस या नो। इफ द आंसर इज यस, तो हम उसे जूम मीटिंग के लिए या फेस टू फेस मीटिंग के लिए मुलाकात करेंगे, या फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला आता है शो द प्लान। अब माय डियर फ्रेंड, जब आपने इस बात को पिच कर दिया, अपने प्रोस्पेक्ट करके उसको इनवाइट कर दिया है, तो उसको जूम मीटिंग पे बुलाए और उसे कंफर्मेशन जरूर ले कि देख भाई, अगर तू समझना चाह रहा है तो इसी के लिए ना हमारा एक वर्चुअल इंफॉर्मेशन होने वाली है, हम शेयर करने वाले हैं, ये हमारे प्राइवेट बिजनेस रिसेप्शन पे हम मुलाकात करेंगे, तो उसके लिए बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो अगर हम फला टाइम पे डिसाइड करें तो क्यों आ पाएगा? जब हम इनविटेशन की प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे तो मैं आपको साथों के साथों सारे के सारे स्टेप समझाऊंगा, बट आज क्योंकि मैं आपको एक बेसिक आइडियाज के ऊपर दे रहा हूं, तो इस तरीके से हम आपको सामने वाले से बातचीत करनी होती है। नेक्स्ट आता है शो द प्लान। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज शो द प्लान, नॉट सेल द प्लान। ये शो द प्लान है, सेल द प्लान नहीं है। आपको प्लान दिखाना है, बेचना नहीं है। हमारा काम है प्लान को प्रेजेंट करना और उससे क्लोजिंग लेना। बेचने नहीं निकल रहे हम, दिखाने निकल रहे हैं। उसको दिखाने के बाद हम आपको उसको राइट डिसीजन लेने में हेल्प करनी है। वी आर कंसल्टेंट्स, वी आर प्रोफेशनल्स, सेल्समैन नहीं है। यूजिंग अ टूल इज ऑलवेज बेटर, लाइक प्रेजेंटेशन फाइल, जूम मीटिंग, बिकॉज ये ज्यादा डुप्लीकेबल होती है। कीप द प्लान लेंथ मैक्सिमम टू 18 मंथ्स। 18 मंथ्स का क्या मतलब, 18 मिनट्स का क्या मतलब है? जब आपने पूरी बातचीत कर ली, उसको इनिशियली प्रिपेयर कर लिया है, आपने मीटिंग की एक्सपेक्टेशन सेट कर ली है, जब आप बोल रहे हैं कंपनी का नाम है मीटर नेक्सराइज, वहां से शुरू होकर लास्ट लाइन तक बोलने तक आपका 18 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर आप 1-to-1 मीटिंग के अंदर बातचीत कर रहे हैं। एंड विद इन 30 मिनट्स अगर आप जूम मीटिंग या ग्रुप मीटिंग में बात कर रहे हैं, तो 30 मिनट्स के अंदर अंदर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिकॉज ज्यादा लंबा इंफॉर्मेशन सामने वाले को बोर कर देता है। उसके बाद आपको क्लोजिंग पे आना चाहिए। तो पहले आप उसके माइंड को प्रिपेयर कीजिए, और फिर जब आप कंपनी का प्लान देना चालू कर रहे हैं, तो 18 से 20 मिनट के अंदर 1-to-1 प्लान के अंदर उसे कंप्लीट कीजिए। शो थर्ड पार्टी वैलिडेशन, जैसे हम जूम मीटिंग में दिखाते हैं, देखो गूगल पे ले जाके Web3 क्या है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, तो थर्ड पार्टी का वैलिडेशन उसको दीजिए। उसके बाद आता है फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू क्या है? जैसे कि एक बैट्समैन बैटिंग करता है और बैट को आगे तक ले जाता है, अगर वो जहां पे बॉल को पिच कराए, टच कराए, वहीं पे बैट को रोक दे, तो कभी भी बॉल ज्यादा दूर तक जाने वाली नहीं है। वो क्या करता है? वो घुमा के बैट को आगे तक लेके जाता है। वो क्या होता है? वो फॉलो थ्रू होता है, जिससे बैट में एनर्जी जाती है। अगर एक प्रोस्पेक्ट ऑन द स्पॉट क्लोज नहीं हुआ है, तो आपको उसके फॉलो थ्रू को रखना पड़ेगा, आपको उस तक रीच आउट करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति कन्वर्ट होने के लिए 7 एनकाउंटर्स का समय लेता है, एंड मोस्ट ऑफ द सेल्स प्रोफेशनल 2 एनकाउंटर्स से ज्यादा सामने वाले से बात नहीं करते हैं। तो आपको एक अच्छा फॉलो थ्रू बना के रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो जिमरॉन कहते हैं, पैनी लाइज इन सेल्स, फॉर्चून लाइज इन फॉलो। और 24 से 48 घंटे के अंदर आपको फॉलो थ्रू करना होता है। या तो क्लोजिंग कीजिए या उससे अपने नजदीक क्या बढ़ाइए, क्लोजिंग या फिर क्लोज इन। जैसे कि मैं 2 साल तक क्लोज नहीं हुआ था, मगर अगले व्यक्ति ने मेरे साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा के रखी, वो क्लोज इन हुआ मेरे, ताकि जब भी मैं राइट फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर आया तो मैंने उनके साथ काम की शुरुआत करी। नेक्स्ट आता है सीक परमिशन। आप उनके साथ कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, ऐड कर देते हैं और धड़ल्ले से उनके साथ बात पैसे भेजते रहते हैं। ऑलवेज टेक परमिशन बिफोर एडिंग समवन। मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं लेंगे,
और जो व्यक्ति लेगा वो अपने आप को एक अलग लीग में लाके खड़ा कर देगा। किसी भी व्यक्ति को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करने से पहले पहला मैसेज एक परमिशन का ले लीजिए। आपने किसी को प्लान दिखाया तो सिर्फ परमिशन ले लीजिए कि ठीक है, क्या अगर मैं आपको इस इंडस्ट्री के बारे में और कंपनी से रिलेटेड वाइटल इंफॉर्मेशन का अपडेट देता रहूं वंस इन अ वाइल, मैं आपको तंग नहीं करूंगा, वंस इन अ वाइल, तो क्या आपको उस पर चैलेंज है? तो आंसर आएगा नहीं। तो आपने उनसे परमिशन लेकर उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करा। ऑलवेज रीच आउट विद अ न्यू इंफॉर्मेशन। गुड मॉर्निंग का मैसेज मत भेजते रहो, गुड इवनिंग का मैसेज मत भेजते रहो। मैसेज तब करो जब आपके पास एक क्रेडिबल न्यू इंफॉर्मेशन हो। एम कॉइन का प्राइस बढ़ा, इंफॉर्मेशन है। एम कॉइन सीएमसी पे लिस्ट हुआ, इंफॉर्मेशन है। एम कॉइन एल बैंक पे लिस्ट हुआ, इंफॉर्मेशन है। आपकी टीम में किसी व्यक्ति ने कार अचीव करी, इंफॉर्मेशन है। आपकी टीम में एक हाउस वाइफ अपना पहला चेक रिसीव करा, इंफॉर्मेशन है। ऑलवेज गो अबाउट विद अ न्यू इंफॉर्मेशन। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेजेस भेज के सामने वाले को दुखी मत करते रहो। और उसके साथ मैसेज के साथ ये भी बताओ कि ये मैसेज क्यों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फोटो मत भेज दो, उसके साथ एक स्टेटमेंट लिख के भेजो। मिस गीता, अ प्रिंसिपल who lost her job during COVID times is now earning more with this opportunity in just 12 months जितना उन्होंने 12 साल के कैरियर में कमाया था। जितना उन्होंने 12 साल में ग्रोथ ली थी उससे ज्यादा ग्रोथ आज वो इसमें ले रही है। तो विद द इंफॉर्मेशन आप उसको पास्ट और प्रेजेंट से कंपेयर करते हो। हाउस वाइफ जो कि स्ट्रगल कर रही थी अपने घर की छोटी छोटी चीजों को फुलफिल करने के लिए, नाउ अर्निंग 5,000 rupees पर मंथ बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 1 hour a day फ्रॉम हेयर होम। ये इंफॉर्मेशन है। आपको उसको राइट मैसेज के साथ डिलीवर करना होता है जो उस मैसेज की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दे, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। जब आप उस इंफॉर्मेशन के साथ शेयर करेंगे तो उस मैसेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। उस मैसेज को वो व्यक्ति ज्यादा अच्छे ढंग से समझेगा, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ पाएगा। क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए 10,000 पे एक्स्ट्रा जनरेट करना एक बहुत बड़ी बात हो सकती है जो किसी और लेडी को इंस्पायर कर सकती है। मगर उसे पता होना चाहिए कि एक हाउसवाइफ थी जो स्ट्रगल कर रही थी अपनी फैमिली की छोटी छोटी चीजों को करने के लिए। अ वुमन who decided कि वो अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को देगी and left her high paying job is now earning 25,000 rupees working from home by just investing 1 hour। तो वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे पा रही है और अच्छी इनकम भी जनरेट कर पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब ये मैसेज वैल्यू डिलीवर करता है। मिस्टर एक्स वाई जेड जो कि पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में स्टक थे, फैमिली के लिए टाइम नहीं था, इज नाउ अर्निंग मोर इनकम बाय इन्वेस्टिंग लेस टाइम। आज उनकी लाइफ के अंदर पैसा भी है और वक्त भी है और वो एक वर्क लाइफ बैलेंस को एंजॉय कर पा रहे हैं। नाउ दिस इज अ मैसेज। वो हर एक उस बिजनेसमैन को हिट करेगा जो आज ट्रेडिशनल बिजनेस में फंसा हुआ, जिसका वक्त नहीं है और वो इस बात की कमी को महसूस करता है। पर वो तब होगा जब आप उस मैसेज को डिलीवर करेंगे। सिर्फ फोटो भेज देने से कुछ नहीं होता। और एक बार में 50-50 फोटो मत भेजा करें मेरे भाई। वो ऐसा लगता है जैसे हिरोशिमा नागासाकी का बम गिरा हुआ आपके ऊपर। आपकी एलडीपी हुई, उसमें आपने 50 फोटो खींची तो 50 की 50 एक बार में भेजने की जरूरत नहीं है। अगली एलडीपी होने में 30-90 दिन लगेंगे। थोड़ा थोड़ा करके भेज दो। ये 50 फोटो कोई देख के राजी नहीं होता। एक मैसेज डिलीवर करना जरूरी है, 50 फोटो का बम्बार्डमेंट करना जरूरी नहीं है। हो सके तो लास्ट की जो एलडीपी की एक फोटोग्राफ होती है उसको शेयर करो, या अगर आप आज स्टेज पर हैं तो उसको शेयर करो। मान लीजिए एक यंग बच्चा, 12 साल का बच्चा स्टेज पर गया, तो आप उस मैसेज को लिख सकते हैं कि भाई सिमरन कौर जस्ट 12 years स्पोक टू अ पब्लिक ऑफ 2,000 पीपल। एक जगह जहां पे आपके चाइल्ड को, आपके परिवार को उस लेवल की पर्सनल डेवलपमेंट मिलती है जो कि बड़े बड़े स्कूल्स में भी नहीं मिल पाती। एक मैसेज उस हर एक पेरेंट के लिए जो अपने बच्चे को लाइफ में ग्रो करवाना चाहते हैं, जो उसे एक पब्लिक स्पीकर बनाना चाहता है। जब आप उस मैसेज को डिलीवर करते हैं ना माय डियर फ्रेंड, तब उस मैसेज का इंपैक्ट आता है।
यू नीड टू डिलीवर मैसेज विद इम्पैक्ट, तब आपको उसको रिजल्ट मिलेगा। आगे चलते 3 कार्डिनल रूल्स को हम समझते हैं। पहला कार्डिनल रूल है नेवर एवर मेस अप विद समवन स्पाउस मनी एंड ईगो। किसी की स्पाउस के साथ, पैसे के साथ और उसकी ईगो से पंगेबाजी मत लो भाई, दिल जोड़ के काम करो, हम जोड़ने के बिजनेस में है। ओनली पॉजिटिव योर टीम एंड क्रॉस लाइन चैलेंजेस टू अप्लाई। आपके चैलेंज का सॉल्यूशन केवल अपलाइन से मिलना है, तो उसको क्रॉस लाइन में और डाउन लाइन में मत डालते रहो। आपको लगता है मैंने तो अपनी क्रॉस लाइन को बताया, उससे मेरा बिजनेस थोड़ा इंपैक्ट हो रहा है, बट आपकी क्रॉस लाइन भी यही सोच रही है कि वो अपनी क्रॉस लाइन को बताएगी तो उससे उसका बिजनेस थोड़ा इंपैक्ट हो रहा है। भैया कर्म तो लौट के आएगा। आपने गंद फैलाया है तो वो आपके जीवन में भी घुलेगा तो जरूर। वी टॉक टू योर अपलाइन, कंसल्ट विद अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी काम हम नया करने जा रहे हैं, पहली बार करने जा रहे हैं, तो अपनी अपलाइन से बैठ के डिस्कस जरूर करो। आपको रोक कोई नहीं रहा, आपका बिजनेस है, आपकी अपलाइन बस आपको उसको बेहतर ढंग से डिलीवर करने में हेल्प कर सकेगी। वो बता देगी कि क्या उसने कुछ ऐसा जुड़ा हुआ तजुर्बा पहले किया था तो उसमें क्या रिजल्ट रहा। इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है उस काम को करते वक्त, वो बातें आपके साथ जरूर शेयर कर देगी। तो ऑलवेज कंसल्ट विद योर अपलाइन। आप साधवन सर से कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने अपलाइन से कंसल्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज कंसल्ट, स्टार्ट विद अपलाइन ऑलवेज, बिकॉज वो आपकी लाइफ लाइन है, वहां से आपका बिजनेस फ्लो हो रहा है। तो ऑलवेज कंसल्ट विद योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। 6 डेली एक्टिविटी जो आपको डेली करनी, टॉक टू न्यू पीपल, बिकॉज नए लोगों से बात नहीं करेंगे तो कैसे बिजनेस को ग्रो करेंगे। टॉक टू द पीपल हु हैव ऑलरेडी अटेंडेड, जिन लोगों ने प्रोग्राम को अटेंड कर लिया है उनके साथ बात कीजिए। टॉक टू पीपल हु हैव ज्वाइंड, जो नए लोग ज्वाइन हो गए उनको बेसिक ट्रेनिंग को डिलीवर करने पे करिए। इस ट्रेनिंग के वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मेरी लैंग्वेज में, साधन सर की लैंग्वेज में ऑलरेडी हमारा जो चैनल है मेटाराइज एकेडमी, उसके ऊपर अपलोडेड है। ये दोबारा से अपलोड हो जाएगी, आप उसको भी दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। टॉक टू पीपल हु ज्वाइंड, उनसे आपने बात करनी है। टॉक टू एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, जो एक्टिव है और जो ग्रो कर रही है, उस व्यक्ति से बच के रहो मेरे भाई जो खुद ग्रो नहीं कर रहा, बिकॉज आपको नेगेटिविटी उसी व्यक्ति से मिलकर आएगी जो खुद ग्रो नहीं कर रहा। वो आपकी अपलाइन में भी हो सकता है। अपने अपलाइन की रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट हमेशा करो, बिकॉज कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी उस लाइन से आई है। बट अगर एक व्यक्ति खुद ग्रो नहीं कर रहा है तो उसके पास चांसेस है कि वो आपको नेगेटिव इंफॉर्मेशन या गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। जगतार सिंह नाहल जी कभी किसी को मित्र के बारे में गलत जानकारी नहीं देंगे। क्यों? ही इज ग्रोइंग, ही इज गेटिंग रिजल्ट्स। जिसको रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपको असली पिक्चर बताएगा। जिसको रिजल्ट आ ही नहीं रहे वो आपको सही पिक्चर नहीं बताएगा। तो टॉक टू योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। टॉक टू योर ए प्लेयर्स, जो आपके बिजनेस के ए प्लेयर्स हैं उनसे डेली बात करो। वो 5, 7, 10 तक हो सकते हैं। एंड इफ पॉसिबल उन ए के ए से भी बात करो। आपको एटलीस्ट 3 लेवल डीप तक बातचीत बना के रखनी चाहिए। तो 5, 25, 125 जी, लगभग 150 लोगों से वीक में कम से कम एक बार आपसे बात हो जानी चाहिए, एटलीस्ट वंस। ये बात आपकी होनी चाहिए टू योर 3 लेवल्स डीप। एंड टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप को डेली याद कराओ मेरे भाई कि आफ्टर ऑल आपने इस बिजनेस की शुरुआत क्यों करी। बिकॉज इफ यू नॉट टेलिंग योर सेल्फ टू स्टिक टू द फाइट, अगर आप अपने आप को बिजनेस के अंदर खड़े रखने के वजह नहीं दे रहे हैं तो बिजनेस छोड़ने की वजह देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। सो ऑलवेज टॉक टू योरसेल्फ एंड टेल योरसेल्फ ये वक्त है, ये जगह है और मैं इस जगह पे करके रहूंगा। दिस 6 एक्टिविटीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू। हम आज की ट्रेनिंग को यहीं पे मुकम्मल करते हैं और आने वाले सब्जेक्ट्स के ऊपर हम आने वाली ट्रेनिंग्स में बात करते रहेंगे ताकि आप तक इस बिजनेस को बिल्ड करने की जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वो पहुंचती रहे। तो अब मैं इस ट्रेनिंग को मैं यहाँ पे मुकम्मल करता हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है इस ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ तो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकता है। Recording stopped.